हेलो गाइज, ट्रिंटिया इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं रणनीति। किस चीज़ की रणनीति? बीपीएससी की रणनीति, यानी 40 दिनों में कैसे तैयार करें आप पूरा कोर्स, ताकि 110 प्लस की जो गारंटी लिया हम लोगों ने वो 110 प्लस गारंटी आपकी पूरी हो। उसी रणनीति पर चर्चा करने के लिए मैं और अनुपम सर। तो दोस्तों देखो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है सफल होने के लिए कि आप क्या रणनीति अपनाते हैं। तो रणनीति की महत्ता सबसे बड़ी है। इतिहास भी अगर आप पढ़े हों तो जैसे इतिहास में एक बहुत पेट क्वेश्चन है और आपके बिहार से ही है कि आखिर मगध ही 16 महाजनपदों में मगध का ही विस्तार क्यों हुआ। तो मगध ने वो कौन सी रणनीतियाँ अपनाई, फिर मगध की वो कौन सी लोकेशन थी, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देता है कि कैसे मगध एक जल दुर्ग के रूप में पाटलिपुत्र का विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें रणनीति पर निर्भर करती है। भाई 16 महाजनपद थे और कहीं कहीं कुछ किताबों में 22 महाजनपदों का भी उल्लेख मिला है। तो उन 16 महाजनपदों में आखिर मगध ही साम्राज्य क्यों बना, मद्र क्यों नहीं साम्राज्य बन गया, कौशल क्यों नहीं साम्राज्य बन गया। तो मगध के जो शासक थे उन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो हमारा मुख्य विषय ये होगा कि बीपीएससी की जो परीक्षा आपकी 17 नवंबर को जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें बार बार यूट्यूब पे हम आपको बोल रहे हैं कि 110 प्लस प्रश्नों की गारंटी दे रहे हैं कि अगर पूरा सीरीज किए और ऐप से जो कोर्स जाएगा, और ऐप पे कोर्स सिर्फ 15 दिन का कोर्स देंगे आपको 6 आवर पर डे के हिसाब से, वो भी बहुत ही नॉमिनल रेट में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सबसे सस्ता, इतना अभी बता दे रहे हैं। तो उसमें आखिर ऐसा क्या दिया जाएगा आप लोगों को कि जिससे हम ये बात कर रहे हैं कि 110 प्लस प्रश्नों की गारंटी है। अब पीवाईक्यू सीरीज लेके हम लोग चल रहे हैं, कुछ और भी कंटेंट देंगे, और बार बार आप लोगों से कहा गया है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत से लड़के भेज भी रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ भी रहे हैं। जो भी आपके प्रश्न हो या कुछ प्रश्नों के उत्तर ना मिल रहे हों, या कई प्रश्नों के कुछ अलग अलग उत्तर मिल जाते हैं, जिससे कभी कभी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। और एग्ज़ाम में पता नहीं क्या कुछ किस्मत होती है कि जहाँ कन्फ्यूज रहो वहीं पे प्रश्न आता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान देते हुए कि बीपीएससी को पास करने के लिए, इस प्री को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए कि आने वाले 40 से 45 दिनों में आपकी पूरी परीक्षा एक सफलतापूर्वक 110 प्रश्नों से अधिक आपको मिले और आप सही करके आएँ। हाँ, ये निश्चित है कि आपको 110 से ज़्यादा प्रश्न जो चर्चाएं होंगी उसी में से आएगा। पीवाईक्यू सीरीज, यूट्यूब के लेक्चर्स और जो ऐप पे लेक्चर्स आएंगे उन सबको जोड़ के। क्लियर हो गया? तो अब शुरू करते हैं इस रणनीति पे कि क्या सिलेबस है और क्या हम इसको किस वे में लेके आगे बढ़ेंगे, और किस तरह से हम फोकस किए हुए हैं कि जो लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर किए हैं या जो थोड़ा औसत से नीचे जा रहे हैं उस चीज़ को वो कैसे पा सकें, कैसे अचीव कर सकें, इसके लिए। तो हम शुरू करते हैं। अब प्रभात जी आपको एक बार सिलेबस बताएंगे पूरी तेजी में, बहुत देर तक नहीं, 10-15 मिनट में वीडियो हम लोग ख़त्म कर देंगे और टू द पॉइंट नट सेल पे बात होगी। ठीक है? तो प्रभात जी आपको स्ट्रेटजी शुरू करो, बीच बीच में मैं भी आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है और कैसे लेके चलना है। सर, सबसे पहले रणनीति में आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है पीवाईक्यू, वो देखिए कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का। अब जो पैटर्न होगा प्रश्न का, वो 4 ही ऑप्शन आएंगे, 1/3 निगेटिव, ये ध्यान रखना है हम लोग को, 1/3 निगेटिव और 4 ही ऑप्शन होंगे। उस चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन जो आ रहा है आजकल आ रहा है, इनमें से कोई नहीं ले दे के ऑप्शन 3 ही आ रहे हैं। अब चौथे ऑप्शन में कभी कोई आंसर डी में जाता है। तो उसी पर चर्चाएं करेंगे। और आप लोग सबसे पहले तैयारी करने से पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे घर पे रख के, और देखेंगे कि क्या पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, और हम लोग टॉपिक भी क्लियर कर देंगे कि इस टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग हिस्ट्री 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, उसमें किस पे फोकस करना है। उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री पे खासकर बौद्ध जैन से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। उसके बाद मौर्य सम्राट से प्रश्न आते हैं, मौर्योत्तर से एक प्रश्न कभी कभी आते हैं, गुप्ता एकदम फेमस प्रश्न है गुप्त काल से, प्लस गुप्तोत्तर से हर्षवर्धन से प्रश्न आते हैं। जब जाएंगे पूर्व मध्यकाल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें भी पाल वंश से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं,
और एक दो बार चोल काल से प्रश्न पूछे गए स्थानीय स्वशासन के बारे में। जब मेडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में बिहार में, क्या है 3 से 4 प्रश्न, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी और उधर अकबर दो बिहार फोकस करते हैं। हाँ फोकस इसी पे करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी और अकबर, और उधर सिख गुरु गोविंद सिंह पे, क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मधरती रही है पटना, तो उससे भी फोकस किया जाता है। सबसे उसके बाद सबसे अधिक प्रश्न आते हैं एंशिएंट मेडाइवल के बाद वो मॉडर्न का, 17 से 18 प्रश्न आते हैं, लगभग 30 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री के। 18 प्रश्न उसने फोकस करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन में डच फैक्ट्री, दम भी आई प्रश्न। 57 के विद्रोह में जाएंगे तो वीर कुंवर सिंह, दम फिक्स क्वेश्चन। किसान सभा, स्वामी सदानंद सरस्वती और श्री कृष्ण बाबू या जो यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, कैलानंद शर्मा या विद्यानंद, ये प्रश्न फिक्स क्वेश्चन है। ये कम्युनिस्ट पार्टी गठन की बात करेंगे तो 34 की कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार कम्युनिस्ट पार्टी गठन, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव पे फोकस किया जाता है। इसके बाद जाएंगे तो उसके बाद प्रश्न बनते कहाँ है, गांधी जी के आगमन पे। गांधी जी का कौन, चंपारण सत्याग्रह, फिक्स क्वेश्चन, हर साल के भांति हर साल आते हैं प्रश्न। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह बाद आगे बढ़ेंगे तो असहयोग से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, उसमें भी भारत छोड़ो आंदोलन में भी सवाल किससे, वो हजारीबाग जेल से कौन भागा था, आज़ाद दस्ता की गठन किसने किया था। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 47 से आई थी उससे प्रश्न आते हैं, प्लस अंतरिम गवर्नमेंट जो बना था उससे प्रश्न आते हैं कि उसमें कौन कौन बिहार के मेंबर थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला था। उसी तरह संविधान सभा का विकास जब होता है तो 1909 का अधिनियम, 1784 का पिट्स एक्ट 35 का अधिनियम, उसके बाद पॉलिटिकल असर बता देंगे, सब अधिनियम को बता देंगे ब्रीफ में, और संविधान सभा में कौन कौन मेंबर बिहार के थे, ये फिक्स है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न आते हैं एक दो, जिसे राजा राममोहन पे फिक्स किया जाता है, राजा राममोहन राय पे। दूसरा क्रांतिकारी संगठन में भी उसमें अनुशीलन समिति पे सवाल आते हैं, और उसमें बिहार में किसने सहयोग किया। होम रूल आंदोलन पे आएंगे तो बिहार में कौन था उस शाखा का स्थापना करने वाला। उसका क्रांतिकारियों में है कि सिलभद्र याजी के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने एक संगठन की स्थापना किया था, उसके बारे में पूछा। ये मॉडर्न का पार्ट है, ये इससे बाहर प्रश्न नहीं जाते हैं। बाकी मॉडर्न तो बहुत से पढ़ने हैं। हाँ, एक बात और, आदिवासी विद्रोह पे फोकस किए जाते हैं, ये तो मैं भूल ही गया। उसमें भी संथाल, मुंडा, हौज और कोल, उसका चेहरा पूछा पिछले बार। ये विद्रोह जो चली उसमें बिहार के साथ झारखंड कंबाइन था, तो विद्रोह सबसे अधिक आदिवासी विद्रोह झारखंड बेल्ट में हुए, बिहार बेल्ट में हुए, तो उससे भी प्रश्न बनते हैं। ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से आने ही आने हैं। जब हिस्ट्री के बाद हम आगे चलेंगे तो देखेंगे करेंट में 30 क्वेश्चन करेंट के, उसमें भी सेक्शन फिक्स है, कहाँ से पूछेंगे। जैसे अवार्ड मिलता है, जैसे आईफा अवार्ड मिल गया, सपोज दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया मिथुन चक्रवर्ती जी को, इसके पहले वाहिदा रहमान को मिला था। और भी जो अवार्ड मिलते हैं, सरस्वती सम्मान मिलता है, और भी जो अवार्ड मिलते हैं, मैक्सिमम अवार्ड, हाँ कुछ भी अवार्ड है। उसके बाद उसमें भी देखिएगा नोबेल, ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन जो है अवार्ड से, जो फेमस अवार्ड है जहाँ ठीक है उनसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है खेल में आएंगे तो देखिएगा टेनिस, लॉन टेनिस सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद क्रिकेट से सवाल कभी पूछे जाते हैं, फुटबॉल और हॉकी, और ओलंपिक हो गया है इस बार, तो दोनों ओलंपिक हुआ है। हाँ, WBI प्रश्न है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों से प्रश्न आएंगे, कितने पदक जीते हैं और कितने ब्रॉन्ज कितने गोल्ड, ये पूछेंगे, और कहाँ आयोजित हुआ था। एकदम फिक्स क्वेश्चन है इस टाइप के प्रश्न। उसके बाद जो मीटिंगें होती है, आयोजन होता है, G20 के समिट होता है कहीं, चाहे SCO का समिट हुआ कहीं, तो वो सवाल पूछ दिए जाते हैं आपसे, जो रिलेवेंट प्रश्न होते हैं। यदि बिहार के कोई व्यक्ति ने कोई अवार्ड जीता तो बिहार करंट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। कोई खिलाड़ी बिहार से कोई जीत के आता है तो उसे बिहार करंट में इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद करंट में और देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पे जितने प्रधानमंत्री जितने चीज़ों का उद्घाटन करते हैं, खासकर जैसे अटल टनल का उद्घाटन कर लिए, सेला सुरंग का उद्घाटन कर गए, जो भी करेंगे वो सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे भारत मंडप कहाँ पर है, ठीक, प्रगति पथ का महीने में जो भी चीजें महत्वपूर्ण रही सबकी बात की जाएगी, सारे ये इसमें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यदि कोई देश में, कोई किसी अदर कंट्री में कोई गवर्नमेंट चेंज होता है तो वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, युवा राष्ट्रपति बने या महिला कोई बनी, वुमेन बनी, तो उस पर भी सवाल पूछ लिए जाते हैं।
उसका साइंस टेक से एक दो सवाल, जैसे यदि गया आपका इस बार चंद्रयान गया तो उससे सवाल पूछ दिए, या कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से DRDO ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया तो उससे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ये करेंट के सेक्शन है, इतना ही सेक्शन से सवाल पूछे ही जाते हैं, एकदम फिक्स है। जब बिहार स्पेशल में आएंगे तो उससे भी 25, हाँ लगभग 25 सवाल पूछे जाते हैं, 25 लगभग है। उसमें भी हिस्ट्री में बिहार हिस्ट्री से 10 प्रश्न, उसमें भी बौद्ध जैन इंक्लूड होता है इसमें। प्लस बिहार हिस्ट्री में और क्या इंक्लूड होगा, बौद्ध जैन से आगे बढ़ेंगे तो बिहार में असहयोग आंदोलन में योगदान किसने दिया, छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान किसने दिया। प्लस उसके बाद किसान सभा उनकी है, और भी जो है क्रांतिकारी आंदोलन जो है उन पे सवाल पूछ जाते हैं। ये हिस्ट्री का पोर्शन हुआ। तो ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में जितने नदी झील झरने हैं उससे हर वर्ष एक सवाल रहता ही रहता है। जैसे नक्की और नगी डैम को मिल गया रामसर साइट का दर्जा, एकदम VVI प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो हमने बोला कि झील झरने जितने हैं सबसे सवाल पूछे जाते हैं। नदियाँ सवाल पूछ जाती है, जैसे इस बार यदि कोई नदी पे क्या किए, ये नीतीश कुमार बाबू गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने किस नदी का कुछ उद्घाटन किया, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, बांधों को, तो वो सवाल पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद भौगोलिक परिदृश्य उसकी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे कि ज्योग्राफिकल क्या क्या है चीज़ है, तो ज्योग्राफिकल बात की जाती है। जैसे एक सवाल पूछे जाते हैं कि आपको खड़गपुर की पहाड़ी पूछा गया एक बार, कैमूर पर्वत कहाँ पे है, वो क्या मिलता है वहाँ पे, जैसे लाइमस्टोन मिलता है वहाँ पे, तो वो पूछा जाता है प्रश्न। फिर जनगणना से सवाल पूछे ही जाते हैं, 2 सवाल फिक्स, बिहार स्पेशल 2 सवाल जनगणना से पूछे ही जाते हैं। इसका बिहार स्पेशल में ये उसका इकोनॉमिक्स, तो बिहार के इकोनॉमिक्स जो है सर्वे, जो बजट जारी की जाती है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उससे, हाँ बिहार स्पेशल बिहार में बात कर रहा हूँ, उसमें 3 से 4 प्रश्न कम से कम रहते हैं। GDP में योगदान कितना है और किस फील्ड के लिए कितना पैसा मिला और किस फील्ड में सबसे अधिक योगदान किया गया, या प्रगति जिसकी हुई जिस फील्ड की, उसके बारे में पूछे जाते हैं। प्लस भारत के बजट से भी सवाल पूछे जाते हैं, जो सर बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद कुछ योजनाएं बिहार के, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सुनंदा कार्यक्रम पूछा था एक बार उसने, जैसे और भी कोई कार्यक्रम, जैसे दीदी आंगनबाड़ी जो चलता है, दीदी योजना चलता है वहाँ पे, तो लखपति दीदी योजना जो चलता है, जो भारत सरकार ने भी अडॉप्ट किया इस योजना को, तो वो भी पूछ दिए जाते सवाल, और पूछे गए हैं, ऐसा नहीं पूछे गए हैं। तो इस टाइप के सवाल जो है योजनाएं में जो सवाल बनाता है, साइंस जो है मेन स्ट्रीम है, 30 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्या करता है, कभी वेटेज फिजिक्स का अधिक कर देता है, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायो का। मगर बायो 10 से 12 कन्फर्म है। उसके बाद 20 प्रश्न में कभी 7 प्रश्न फिजिक्स के हो जाएंगे और कभी 10 प्रश्न केमिस्ट्री के हो जाएंगे। कभी हो सके कि केमिस्ट्री के कम हो जाएंगे, फिजिक्स के अधिक हो जाएंगे। उसमें भी सेक्शन बटा हुआ है, उसमें भी क्या करना है, तरंग पे सवाल, प्रकाश ऊर्जा पे सवाल, वेग पे सवाल, डायमेंशन पे सवाल। केमिस्ट्री में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अधिक फोकस करते हैं वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जैसे कार्बन के अप्रूव पूछ दिए, या उसका वेंजीन का क्या पता है, उसका स्ट्रक्चर वो पूछ दिए जाते हैं। बायो सेक्शन में ह्यूमन बॉडी पे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं, ह्यूमन बॉडी पे, मानव अंग पे सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। ये बायो सेक्शन का है, और बायो सेक्शन थोड़ा टफ हो गया है। इसके लिए क्या करेंगे आप, 9th 10th की जो NCERT आती है, उस NCERT को जरूर पढ़ लेंगे आप लोग। प्लस प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है उसको लगा जाएंगे, उससे बायो कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाकी जो चर्चाएं करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब चर्चाएं ज्योग्राफी की है। हेलो दोस्तों, जैसा प्रभात सर ने आपको अभी बताया, इतिहास के बारे में, बिहार स्पेशल के बारे में, साइंस के बारे में, उसी तरह मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करूंगा, और कैसे ये बिहार PCS के बिहार लोकल से कनेक्ट होता है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो मेन मुद्दा है कि पहले अगर पॉलिटी को देखें तो हिस्ट्री एक बड़ा पार्ट है, उसी तरह भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और 15 से 20 क्वेश्चन इसके बीच में जहाँ भी कांटा रुक जाए, 17-18 जो भी हो जाए, ये इतने क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो लगभग आपका 15% का पोर्शन आपका पॉलिटी का है। लेकिन इतिहास के 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप जानो कि इतिहास बहुत बड़ा सेक्शन है, पॉलिटी उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और पॉलिटी में गलती के चांसेस नहीं है, और रिपीटिशन भी होता है क्वेश्चंस का। कारण क्या कि फैक्ट कम है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ना आप बदल सकते हैं, मैं अगर कोई बदल सकता है तो भारत की संसद और सर्वोच्च न्यायालय, अगर कोई नई व्याख्या कर दे या कोई बदलाव लाए तो। एरिया भी फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है,
और 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जो आए हैं। तो यहाँ से आप एक प्रश्न मान लीजिए, एक प्रश्न आप मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठित होती है उससे, 2 प्रश्न मानिएगा आर्टिकल 1 से लेके 51 के बीच में। इसमें आपके 4 चैप्टर आ जाएंगे, 4 या 5 चैप्टर आ जाएंगे। पहला आ जाएगा भारत और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा आ जाएगा आपकी क्या बोलते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप, तीसरे नंबर पर मौलिक अधिकार, चौथे नंबर पर डीपीएसपी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, और 5वें नंबर पे आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ये पूरा सेगमेंट मिला के डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। वो कोई आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन पूछ दे, कोई रूल रेगुलेशन पूछ दे, या उसको जैसे भी टिल्ट करे, जैसा कि हम लोग पीवाईक्यू में आपको ये सारी बातें डिस्कस की हैं। और आगे ये भी प्रॉमिस है कि आगे हम 100 घंटे का एक कोर्स आपको 1 नवंबर को लॉन्च कर देंगे। उस 100 से 110 घंटे में सारे मेजर पॉइंट्स हम पूरा कलेक्ट करते हुए चलेंगे, और 110+ की आपको गारंटी रहेगी। 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स क्लास आपको डेली दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हम पॉलिटी की बात करें तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी के बाद प्रेसिडेंट का चैप्टर आता है। यहाँ से भी एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिला के पार्लियामेंट के सेक्शन में जाएंगे। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आवर, 0 आवर, स्ट्रक्चर, लोकसभा राज्यसभा, कितने मेंबर, कितना ये बिहार के कितने मेंबर हैं लोकसभा में, बिहार को कितनी सीट एलोकेट की गई है राज्यसभा में, ये आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये आपको संविधान के दायरे में ही आएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे आप तो गवर्नर, फिर स्टेट सीएम, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। ट्रिब्यूनल और कोर्ट से एक क्वेश्चन बच जाता है, सुप्रीम कोर्ट से जैसे कई बार पूछा है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये कुछ यूनिफॉर्म कॉन्सेप्ट है इसको, जिसको हर यूनिट वाइज हम लोग 10-10 से 15-15 घंटे में जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म होगा उसमें आपको देंगे, जिससे कि आपको जितना तेजी से आप सिलेबस कर सकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं किए होंगे कि पूरा 15 दिन में कैसे पूरे बीपीएससी को समेटा जा सकता है। हाँ, बशर्ते कि आप पहले से पढ़ रहे हो, आपको जानकारी हो, अन्यथा चीज़ें सर के ऊपर से जाने लगेगी। कोई बेसिक से नहीं चलेगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एक क्रैश टाइप का कोर्स होगा, और आपसे निवेदन है कि उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप पीवाईक्यू सीरीज आप देख रहे होंगे तो उसमें भी काफ़ी डिटेल में हम लोग आंसर को डिस्कस करते हैं कि उससे रिलेटेड और क्या बन सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। पुनः आगे बढ़ते हुए पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल से एक क्वेश्चन हो गया, तो ये मिला के आपका 15 से 18 क्वेश्चन डेफिनेटली 15 से 20 के बीच में जहाँ भी काटा रुके पॉलिटी के सेक्शन से होगा। लगभग 10 से 15 के बीच के क्वेश्चन होंगे आपके इकोनॉमिक्स के। अब इकोनॉमिक्स का क्या है, एक तो कुछ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। मॉनेटरी सिस्टम, आरबीआई, फाइनेंस मार्केट, एक सेक्शन यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा जो नॉर्मल आपको बुक से मिल जाएगा। दूसरा पोर्शन इसका करंट ओरिएंटेड होता है। अब इसमें क्या करता है कि आपको बिहार के भी सर्वे से पूछेगा, भारत के सर्वे से भी पूछेगा कि बिहार को कितना एलोकेट किया गया, और बिहार को जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स जा रही है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS जो कहे जाते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें क्या परसेंटेज है, क्या रीजन है कि बिहार लगातार गरीब होता जा रहा है, या क्यों बिहार से बार बार बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, ये स्पेशल स्टेटस क्या है, आखिर इससे बिहार को क्या एडवांटेज होगा, और स्पेशल स्टेटस की क्या क्राइटेरिया है, और फिर प्रेजेंट सर्वे क्या चल रहा है। जो भी स्कीम्स वेलफेयर की नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पिछले 3-4 सालों में लॉन्च हुई हैं, या मैं तो ये कहूँगा मेरी एडवाइस है कि मोदी रिजीम में जितनी स्कीम लॉन्च हुई हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आयुष्मान भारत, मतलब मोदी जी ने लड़ी लगा दी है वेलफेयर प्रोग्राम्स की। और आप देख रहे हैं गरीबी के डेटा को लगातार कम किया जा रहा है, 26% से 22%, 18%, 16%। और जिस तरह से अभी भी क्या कर रहे हैं, जब से आपका कोरोना का पीरियड शुरू हुआ कि 80% जनता को हम अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये आने वाले अगले 5-6 सालों में डिक्लेयर करेंगे कि भारत से हम जो वो MPI होता है या HDI हुआ उसको हम ख़त्म कर दिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये इसको दिखाएंगे मतलब इसी की कोशिश की जा रही है। फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम है सैनिटेशन को लेके, नेशनल लेवल पे जितनी स्कीम्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ भारत अभियान,
मनरेगा, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ये स्कीम्स कभी पुरानी है नहीं और अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में। मनरेगा, ये सारे स्कीम, पीडीएस सिस्टम, टारगेटेड टीपीडीएस सॉरी, ये जितने भी स्कीम्स हैं ये बड़े पैमाने पे लॉन्च हो रही हैं। और फिर बिहार ने अपनी जो स्कीम्स लॉन्च किए तो ये पूरा मिला के इकोनॉमी का पोर्शन रहता है। तो इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन में आप मान के चलना कि 5 से 6 क्वेश्चन ट्रेडिशनल जो बुकिश इकोनॉमी होती है कि भाई जीडीपी ये है, जीएनपी ये है, जीवीए ये है, फिर आपका पॉवर्टी का लॉरेंज कर्व ये कह रहा है और ये नियम ये कह रहा है, एंजल्स का लॉ ये बोल रहा है। फिर आप अगले चैप्टर में पहुंचे तो भाई ये आरबीआई की स्कीम्स है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट कैसे फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल कर रही है। तो ये चीज़ें, इससे आपको 4-5 क्वेश्चन और बाकी जो 6-7 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर, स्कीम और इन सारी चीज़ों को जोड़ के बनेगा। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका जियोग्राफी का पोर्शन है। इस जियोग्राफी के पोर्शन में आपको ये समझ के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन। अब जियोग्राफी में क्या है कि एक तो जैसे अगर सिलेबस वाइज चलो तो एक नेशनल पार्क पूछ देता है आपसे, एक बायोस्फीयर रिजर्व पूछ देता है, शायद ही किसी साल का पेपर हो जिसमें ना पूछा। अभी सर डिस्कस कर रहे थे रामसर साइट। रामसर साइट इंडिया लेवल पे भी है, बिहार लेवल पे भी है। एक आपका नेपाल से जो बॉर्डर शेयरिंग है, नेपाल से जो फ्लड की समस्या है बिहार की, इस पे एक करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाएगा। पिछले 1-1.5 साल में कोई दुर्घटना हुई हो या कुछ पॉसिबिलिटीज आई हो या कुछ नए डैम बनाए गए हो या कोई दामोदर नदी है या कोसी नदी है उसका कोई फ्रैक्चर हुआ हो, तो इन चीज़ों पे नेपाल से क्या रिलेशन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चले, क्या टसल चल रही हैं। और बाकी जियोग्राफी जो आपका प्लेट टेक्टोनिक से लगा है, इंडियन प्लेट की जियोमॉर्फोलॉजी तक आती है, वो सारी चीज़ें आपका ये मिला के 15 से 20 क्वेश्चन का ये पोर्शन बनेगा। अब ओवरऑल हमने लगभग सिलेबस को डिस्कस कर लिया। ओवरऑल समझना ये है कि जैसे 30 क्वेश्चन हो गए आपके हिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आपके हो गए क्या कहते हैं पॉलिटी से, 20 क्वेश्चन हो गए आपके ज्योग्राफी से, 25 से 30 क्वेश्चन हो गए आपके साइंस से और करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपके हो गए इकोनॉमिक्स से। तो और बिहार स्पेशल मैथ का भी तो पोर्शन है सर ना, 10 क्वेश्चन मैथ के और बिहार स्पेशल का जो पोर्शन है, तो ये सब ले दे के ये आपका ओवरऑल सेगमेंट बन रहा है। तो इस सारे सेगमेंट को कैसे तोड़ के और कैसे हम स्टेज वाइज स्टेप वाइज इसको कंप्लीट करेंगे और कितनी तेजी में करेंगे और कितनी बार रिवाइज करेंगे। पीवाईक्यू जरूर पढ़िएगा, जैसा कि सर ने भी आपसे अपील की, पीवाईक्यू डिस्कस भी हम कर रहे हैं और पीवाईक्यू पे आपको खुद टाइम देना होगा, क्योंकि पीवाईक्यू से सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब आप बुक पढ़ेंगे या मटेरियल पढ़ेंगे या कोई टीचर कुछ भी बोल रहा है तो उसको आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है, आपको टच क्या करना है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी थी, बहुत सिंपल सी। और देखो सिंपल स्ट्रेटजी सबसे बेहतरीन काम करती है। जो आपको शुरू में ही बताया कि मगध का एक्सपेंशन क्यों हुआ, तो मगध के शासक भाई एग्रेसिव थे, एक्सपेंशन करना चाहते थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, मैरिज रिलेशन बनाए, मैरिज रिलेशन से ही तीन जनपदों को ले लिए, मद्र को ले लिए, साकेत से जाके आपका कौशल से जाके काशी ले आए, इधर लिच्छवी में शादी कर लिए। तो इस तरह से, और फिर वही अजात शत्रु आएगा तो रिलेशन का भी ध्यान नहीं रखेगा, सबको कॉन्क्योर कर लेगा, सबको जीत लेगा, विजेता बन जाएगा, जो बिंबिसार डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहा है। तो यही स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी। थैंक यू वेरी मच।